आइए दोस्तों, आप आज जानकारी लेंगे मुगल वंश का अगला शासक अकबर की। अकबर का समय 1556 से 1605 तक का रहा था। अकबर के पिता हुमायूं और माँ हमीदा बानो बेगम थी। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम थी, इसे हुमायूं ने मरियम हक्कानी की उपाधि दी थी। अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम, इसे हुमायूं ने मरियम हक्कानी की उपाधि दी थी, मरियम हक्कानी। अर्थात जो मुगल वंश के अगले उत्तराधिकारी को जो जन्म देती थी उसे मरियम की उपाधि दी जाए, मरियम उज्जवानी। अकबर ने अपनी पत्नी को जो उपाधि दी थी वो मरियम उज्जवानी की दी थी, जब हुमायूं ने अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को अकबर के पैदा होने पर जो उपाधि दी थी वह दी थी मरियम हक्कानी। अकबर का समय 1556 से 1605 तक रहा था और अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम को हुमायूं ने मरियम हक्कानी को उपाधि दी थी। अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासित जीवन व्यतीत करने के समय अमरकोट के राणा बीर साल के दरबार में हुआ था। अमरकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीर साल के दरबार में हुआ था। हुमायूं का जीवन निर्वासित व्यतीत होने के कारण अकबर की शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी, अतः इतिहास का एकमात्र शासक अकबर एक अनपढ़ राजा कहा जाता था। अकबर ने 1556 में हुमायूं के मरने के बाद अगला शासक बना था, अर्थात सत्ता हासिल की थी। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में, हुमायूं की मृत्यु 1556 में शेरे मंडल नामक सीढ़ियों से गिरकर होती है। 1556 में जब शेरे मंडल नामक सीढ़ियों से गिरकर होती है तो उस समय अकबर सिकंदर सूरी को खदेड़ने के लिए कालारौन नामक स्थान पर होता है। सिकंदर सूरी जो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था, सिकंदर सूरी को 1556 में सिकंदर सूरी को खदेड़ने के लिए क्या होता है। 1555 में जो हुमायूं ने पुनः सरहिंद का युद्ध लड़ा था, सरहिंद का जब युद्ध लड़ा था, उस समय अकबर के सहयोग से और संरक्षक बैरम खां के सहयोग से युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। इसी में हुमायूं और अकबर ने मिलकर सिकंदर सूरी को पराजित कर दिल्ली की सत्ता पुनः हासिल की थी। वही सिकंदर सूरी 1556 में अकबर इसे कालारौन नामक स्थान पर अपने साम्राज्य से बाहर खदेड़ने के लिए गया हुआ था। जब अकबर कालारौन नामक क्षेत्र में खदेड़ने के लिए बाहर था, उसी समय हुमायूं की मृत्यु शेरे मंडल नामक सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। शेरे मंडल नामक सीढ़ियों से गिरकर जब हो जाती है तो ये बात बैरम खां, अकबर के संरक्षक बैरम खां और अकबर को पता चलती है, क्योंकि अकबर उस समय कालारौन नामक स्थान पर होता है। वह दिल्ली की सत्ता पर उस समय दिल्ली क्षेत्र में नहीं होता है, वह कालारौन नामक स्थान पर होता है। तो जब ये जानकारी मिलती है तो उसी समय बैरम खां कालानौर नामक स्थान पर ही आनन फानन अकबर को मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता और पहली बार वहाँ राज्याभिषेक कर देता है। अकबर का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक यहाँ पर दिल्ली वापस आने के बाद आगरा किले में हुआ था, दिल्ली सत्ता हासिल करने में आगरा किले में हुआ था। एक बार इसका राज्याभिषेक कालानौर के किले में हुआ था। उसका कालारौन नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां कर देता है और मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन हाँ, उस समय हुमायूं का जो सेनापति था वह था तारदी बेग। जब अकबर कालानौर नामक क्षेत्र पर गया हुआ था बैरम खां के सहयोग से, उस समय हुमायूं का सेनापति था तारदी बेग था। तो हुमायूं की मृत्यु हो जाने पर यहाँ पर अगला शासक या सिंहासन पर तुरंत बैठ जाता है तारदी बेग बैठ जाता है और कालानौर नामक स्थान पर तो उस समय होता है, वहाँ के किले में पहुँच जाता है अकबर कालानौर के किले में कुछ दिनों तक रहता है। जब दिल्ली की सत्ता तारदी बेग हासिल कर लेता है, उसी समय बिहार बंगाल का एक शासक होता है आलम खां। बिहार बंगाल के शासक आलम खां का एक हिंदू सेनापति होता है हेमू। तो जब
दिल्ली की सत्ता जब हुमायूं का सेनापति तारदी बेग हासिल कर लेता है, उसी समय आलम खां का सेनापति हेमू तारदी बेग पर आक्रमण करता है और तारदी बेग को पराजित कर देता है। तारदी बेग को पराजित कर देता है तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली की सत्ता हेमू के हाथ में आ जाती है। हेमू के हाथ में आ जाती है। फिर कालानौर के किले से निकलने के बाद जब अकबर दिल्ली की सत्ता हासिल करने आता है तो ये हेमू को पराजित करता है। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। 1556 में अकबर दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए आता है और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर जिस मैदान में दिल्ली की सत्ता हासिल प्राप्त करी थी, उसी मैदान में अकबर हेमू को पराजित करता है 1556 में और दिल्ली की सत्ता हासिल कर लेता है। दिल्ली की सत्ता हासिल करने के बाद 1556 में हेमू को पराजित करता है। ये दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक होता है। 1561 में बाज बहादुर ये शासक होता है मालवा का। मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करता है 1561 में। मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करता है और इसकी पत्नी होती है रूपवती। इसकी पत्नी एक नृत्यांगना होती है। बाज बहादुर की पत्नी एक नृत्यांगना होती है। तो बाज बहादुर को नृत्यांगना से प्रेम हो जाता है। जब प्रेम हो जाता है तो वह बाज बहादुर से विवाह कर लेता है। जब बाज बहादुर एक शासक होता है तो बाज बहादुर बजाने में निपुण था और रूपवती नृत्य में निपुण थी। तो इनकी जब महफिल सजा करती थी तो उसमें बाज बहादुर बजाया करता था। जो एक मालवा का शासक था, उसमें मालवा की राजधानी मांडू थी। मालवा की राजधानी कौन थी? मांडू। तो मालवा की राजधानी मांडू थी। तो मांडू की रानी बन जाती है रूपवती। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि रूपवती या मांडू की रानी रूपवती का संबंध किससे था? ये एक नृत्यांगना थी और इसका प्रेम संबंध था बाज बहादुर से। तो बाज बहादुर से इसने विवाह कर लिया था, तो इसकी पत्नी भी थी और प्रेम भी करती थी। तो मांडू की रानी रूपवती का संबंध मालवा के शासक बाज बहादुर से था। मालवा क्षेत्र की ही राजधानी मांडू थी। तो अकबर ने 1561 में बाज बहादुर को पराजित किया। बाज बहादुर को पराजित किया और इसकी पत्नी रूपवती थी। इसे अकबर प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तो बाज बहादुर और रूपवती दोनों के मकबरों का निर्माण बाज बहादुर और रूपवती दोनों के मकबरों का निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर ने कराया था जो वर्तमान में जो अकबर ने जिन मकबरों का निर्माण कराया था उनका नाम था, जो वर्तमान में इनका नाम था आशिक ए सादिक। मकबरे जो थे वह थे आशिक ए सादिक। ये मकबरा था बाज बहादुर का। ये मकबरा था बाज बहादुर का, आशिक ए सादिक। अच्छा, अकबर ने दोनों के मकबरों का निर्माण कराया था, रूपवती और बाज बहादुर का। आशिक ए सादिक था जो मकबरा, ये था बाज बहादुर का, बाज बहादुर का। और आशिक ए वफा, आशिक ए वफा, आशिक ए वफा नामक मकबरा था। ये मकबरा था रूपवती का। इतिहास में 3 महिलाओं की सुंदरता के बारे में बहुत चर्चा हुई है। एक थी ध्रुव स्वामिनी गुप्त वंश में, एक थी पद्मावती खिलजी वंश में, और एक थी रूपवती ये मुगल वंश में। इतिहास में 3 सुंदर महिलाओं का वर्णन किया गया है। तो रूपवती काफ़ी सुंदर होने के कारण अकबर इसे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अकबर प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो रूपवती ने अपनी हत्या कर ली थी। तो बाज बहादुर और रूपवती का मकबरा ये मालवा के सारंगपुर ज़िले में बनाया है। ये जो मकबरे हैं दोनों के, ये मालवा के ज़िला का नाम है सारंगपुर। मालवा के सारंगपुर में जो मकबरे बनाए, आशिक ए सादिक और आशिक ए वफा, 2 मकबरे बनाए थे। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लिए जाते थे इन्हें समाप्त किया, और 1564 में जजिया कर गैर मुसलमानों पर जो लिया जाता था उस जजिया कर को समाप्त किया। इससे पहले ज़कात कर समाप्त हो चुका था।
अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। 1565 में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन सती प्रथा का पूर्ण रूप से जो अंत हुआ था या पूर्ण रूप से जो कानूनी अधिकार बना था सती प्रथा का, ये बना था अकबर द्वितीय के काल में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, जब विलियम बेंटिक यहाँ के गवर्नर थे उसमें बना था। इन अकबर ने भी, अकबर प्रथम या अकबर द्वितीय ने पूर्ण रूप से रोक लगाई थी उनके समय। अकबर प्रथम ने भी पहली बार सती प्रथा पर रोक लगाई थी। पूर्ण रूप से रोक अकबर द्वितीय के काल में लगी थी। 1572 में गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। ये फतेहपुर सीकरी में है। ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा था। अकबर ने मेवाड़ को कभी नहीं जीत पाया था, मेवाड़ पर शासन कभी नहीं कर पाया था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और 1582 में दीन ए इलाही मत का प्रारंभ किया था। कुछ इतिहासकारों ने दीन ए इलाही को धर्म भी कहा है और कुछ इतिहासकारों ने दीन ए इलाही को धर्म न कहकर एक सूफी मत की संज्ञा दी है। तो दीन ए इलाही एक धर्म अथवा सूफी मत का प्रारंभ किया था 1582 में और 1583 में इलाही सम्मत को प्रारंभ किया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल था और इसका पहला पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही धर्म को प्राप्त करने वाला पहला हिंदू बीरबल था और दीन इलाही धर्म का जो पुरोहित था ये अबुल फजल था। दीन इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर ने अपने समय मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। अकबर का बचपन का संरक्षक बैरम खां था और अकबर के धायमा मतलब लालन पालन करने वाली, अकबर की जो धायमा थी वह माहम अनगा थी। अकबर की धायमा माहम अनगा थी और बचपन का संरक्षक था वह था बैरम खां। तो बैरम खां ये हुमायूं ने चुना था और ये पैदा हुआ था तब से इसकी रक्षा करता था। तो बैरम खां की कुछ स्वभाव और आदतें अकबर को पसंद नहीं थी, अतः अकबर बैरम खां को हटाना चाहता था। उस समय धायमा माहम अनगा थी। तो माहम अनगा का पुत्र था आदम खां। तो यहाँ पर माहम अनगा, अच्छा ये आदम खां भी चरित्रहीन व्यक्ति था और उस समय माहम अनगा और आदम खां और माहम अनगा और आदम खां और हमीदा बानो बेगम इन तीनों ने, हमीदा बानो बेगम मतलब अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम और अकबर की धायमा माहम अनगा और माहम अनगा का पुत्र था आदम खां, इन तीनों ने षड्यंत्र बनाया क्योंकि उसमें अकबर को भी बैरम खां की कुछ स्वभाव और आदतें पसंद नहीं आती थी। तो और इन तीनों को भी पसंद नहीं आती थी। इन तीनों ने षड्यंत्र रचा और बैरम खां को मक्का की यात्रा पर भेज दिया था। बैरम खां को मक्का की यात्रा पर भेज दिया। तो रास्ते में बैरम खां के एक पठान द्वारा, बैरम खां की एक मुबारक खां था, एक पठान था मुस्लिम पठान मुबारक खां। तो जब बैरम खां को षड्यंत्र के तहत हज की यात्रा के लिए भेज दिया गया था, उस समय रास्ते में बैरम खां नामक पठान ने मुबारक खां नामक पठान ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। पठान ने हत्या कर दी। तो इसकी बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम के साथ अकबर ने विवाह कर लिया। जबकि अकबर का पहला विवाह जो हुआ था वह हिंदाल, इसका चाचा था अकबर का, हुमायूं हिंदाल अस्करी का मन, 4 भाई थे। तो हिंदाल जो था उसकी पुत्री थी रुकैया बेगम। तो अकबर का पहला विवाह तो अपने चाचा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर का प्रथम विवाह, ये अकबर लगभग 10 वर्ष की अवस्था का था तब इसका पहला विवाह हिंदाल, अपने चाचा हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर के विवाह तो कई हुए थे। अगला विवाह अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से किया था। अकबर अजमेर के लिए जा रहा था, रास्ते में पड़ा था आमेर। तो आमेर के राजा भारमल ने इनका स्वागत किया। अकबर का आमेर के राजा थे आमेर के राजा भारमल ने अकबर का स्वागत किया और अकबर ने वहीं इनकी पुत्री
हरखा बाई को देखा। अकबर ने हरखा बाई को देखा। हरखा बाई, अकबर ने हरखा बाई को देखा। तो अकबर राजपूतों से या राजस्थान के राजपूतों से अपने संबंध बनाना चाहता था, अच्छे रिश्ते करना चाहता था। तो अकबर ने हरखा बाई से विवाह किया। हरखा बाई से विवाह किया, उसमें हरखा बाई से विवाह किया, उसमें हरखा बाई का नाम बदलकर जोधाबाई रख दिया था। हरखा बाई का नाम बदलकर जोधाबाई रख दिया था, जोधाबाई। हरखा बाई को देखा तो हरखा बाई से विवाह किया और हरखा बाई का नाम बदलकर जोधाबाई रखा। जब हरखा बाई से मुगल वंश का अगला उत्तराधिकारी पैदा हुआ तो वही उपाधि मरियम की उपाधि दी गई। तो हरखा बाई को मरियम उज्जवानी की उपाधि दी। मरियम उत जवानी, मरियम उत जवानी, मरियम उत जवानी या मरियम उज्जवानी, मरियम उज्जवानी के उपाधि दी। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर के शासनकाल को माहम अनगा, जो इसकी धामा थी, वह अपने हाथ में ले लेती है। माहम अनगा अपने हाथ में ले लेती है। माहम अनगा से प्रभावित होकर, अच्छा, माहम अनगा जो थी वो इसके हरम की स्त्रियों की, हरम अकबर के हरम की जो स्त्रियां थी उनकी प्रधान भी थी। माहम अनगा हरम की स्त्रियों की प्रधान भी थी। तो माहम अनगा और हरम की स्त्रियों की तरफ अकबर प्रभावित होता है और इस समय माहम अनगा अकबर के शासनकाल को अपने हाथ में ले लेती है। जब अकबर के शासनकाल को अपने हाथ में ले लेती है, ये ले लेती है 1560 में, ये ले लेती है 1560 में। 1560 में जब अपने हाथ में ले लेती है तो उस समय महिलाओं की ज़्यादा चलने लगती है। जब महिलाओं की ज़्यादा चलती है तो अकबर के काल को पेटीकोट शासनकाल अथवा पर्दा शासन कहा गया। अकबर के काल को पेटीकोट शासनकाल अथवा पर्दा शासनकाल कहा गया। ये 1560 से 1562 तक रहा था। माहम अनगा की 1562 में मृत्यु हो जाती है। 1560 से 1562 तक के काल को पर्दा शासन अथवा 1562 तक 2 साल पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासनकाल कहा गया। जब माहम अनगा की मृत्यु हो जाती है तो अकबर ने माहम अनगा का मकबरा बनवाया। अकबर ने माहम अनगा का मकबरा अष्टकोणीय बनवाया। अकबर ने माहम अनगा का मकबरा जो बनवाया था वह अष्टकोणीय बनवाया था, अष्टकोणीय बनवाया था। अकबर ने इलाहाबाद का किला और आगरे के किले का निर्माण कराया था। आगरा का किला और इलाहाबाद का किला, आगरा का किला और इलाहाबाद के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था। और माहम अनगा का मकबरा अकबर ने बनवाया था। अकबर ने गुजरात विजय पर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। और हाँ, अकबर ने जब गुजरात विजय प्राप्त करी थी, जब गुजरात की विजय प्राप्त करी थी, उस समय खंबात की खाड़ी को पहली बार देखा था। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया अकबर ने किस विजय पर समुद्र को पहली बार देखा था। खंबात की खाड़ी समुद्र की है, तो अकबर ने किस विजय पर समुद्र को पहली बार देखा था। तो अकबर ने गुजरात विजय पर समुद्र को देखा था, जो खंबात की खाड़ी के निकट देखा था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, शीश महल, बीरबल का महल, दीवाने आम और दीवाने खास, ये बंगाली शैली पर कुछ इमारतें बनवाई थी अकबर ने। बंगाली शैली पर दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास और दीवाने आम, दीवाने खास। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल और पंचमहल, जोधाबाई का महल, पंचमहल। अकबर ने पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, मरियम की कोठी आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अकबर ने जो अकबरी महल का निर्माण कराया था वह फतेहपुर सीकरी में नहीं करवाया था। अकबर ने अकबरी महल का निर्माण, अकबरी महल का निर्माण और शीश महल का निर्माण, शीश महल, शीश महल जो बना हुआ है, शीश महल, शीश महल अकबर ने तो नहीं बनवाया था, अकबरी महल, ठीक ना। अकबर ने अकबरी महल का निर्माण आगरा किले में करवाया था। अकबरी महल आगरा किले में अकबरी महल कराया था, लेकिन शाहजहाँ के समय शीश महल का निर्माण भी आगरा किले में हुआ था। आगरा किले में, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। शीश महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है और अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। शीश महल का निर्माण तो शाहजहाँ के समय जहान आरा ने कराया था, शाहजहाँ के समय जहान आरा ने कराया था। पंचमहल जो बनवाया था, ये यहाँ पे जो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल बनवाया था, ये बौद्ध बिहारों की पद्धति पर बनाया गया था, बौद्ध बिहार की पद्धति पर बनाया गया था। बाकी ये बंगाल की शैली पर बनाया गया था।
अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु थे रामदास। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को अमृतसर बसाने के लिए 500 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। अकबर ने ईसाइयों को गिरजाघर बनाने के लिए लाहौर में ज़मीन दान दी थी। अकबर ने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए आगरा में एक मेले का आयोजन किया था जिसका नाम था सुलह कुल मेला, और अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में सुलह कुल की नीति को प्रारंभ किया था। इस समय जब सुलह कुल की नीति को प्रारंभ किया था, इस समय उज्जैन के एक काजी थे, उन्होंने अकबर के लिए एक फतवा भी जारी किया था। उन्हें ये नीति पसंद नहीं आई थी। अकबर ने रामायण और महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। महाभारत का जो अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया था वह रजनामा कहलाया। अकबर सहिष्णु राजा था। अकबर एक सहिष्णु राजा था। अकबर ने जो महाभारत का अनुवाद जो कराया था वह रजनामा के नाम से जाना गया था। अकबर के दरबार में रहता था हुसैन कश्मीरी। अकबर के दरबार में हुसैन कश्मीरी रहता था। हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी। ये एक कवि था हुसैन कश्मीरी। तो अकबर ने हुसैन कश्मीरी की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने हुसैन कश्मीरी को किसकी उपाधि दी थी? अकबर ने हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास भी निवास करते थे। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास भी निवास करते थे। तुलसीदास ने कभी अकबर का दरबार स्वीकार नहीं किया। अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाने के लिए बहुत बार आमंत्रित किया था। अकबर के समय हिंदी पर कई पुस्तकें लिखी गई थी, इसलिए अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल भी कहा गया। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल भी कहा गया और शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया था। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्णकाल कहा गया। अकबर के समय ही सन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अकबर के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई। अकबर के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में शासन अकबर का था, या अकबर के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अकबर के दरबार में सर्वप्रथम एक अंग्रेज आया था, रॉल्फ फिच अंग्रेज। तो मुगल काल में या भारत में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था, और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। जो रॉल्फ फिच आया था ये घूमने आया था, लेकिन इसी ने सूचना दी जाके थी कि इधर मतलब व्यापार के लिए बहुत अच्छी वस्तुएँ हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कि पूर्वी भारत में जाएंगे आप व्यापार करें। तब एक अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस यहाँ से कुछ आंकड़ों को ले गया था। फिर अगला अंग्रेज आया था जहांगीर के दरबार में ही, टॉमस रो। ये आए थे 1608 में और 1615 में। अच्छा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय एलिजाबेथ प्रथम थी। अच्छा, अकबर के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे जिनका नाम था तानमान के फैजी वीर। तानमान मतलब तानसेन मानसिंह। अकबर के दरबार में तानसेन मानसिंह 9 रत्न निवास करते थे। तानसेन मानसिंह फैजी बीरबल। तानसेन मानसिंह फैजी बीरबल हकीम हुकाम। तानसेन मानसिंह फैजी बीरबल हकीम हुकाम मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुकाम मुल्ला दो प्याजा। एक था राजा टोडरमल। एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना को उपाधि दी थी अब्दुल रहीम खाना। अकबर के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। 9 रत्न थे तानसेन मानसिंह फैजी बीरबल हकीम हुकाम मुल्ला दो प्याजा टोडरमल अब्दुल रहीम खाना और अबुल फजल। इसमें जो तानसेन ये सितार बजाने में बहुत निपुण थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये एक हिंदू थे। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से 4
नौरतन हिंदू थे। 4 नौरतन हिंदू कौन कौन थे? एक था तानसेन, ठीक है, ये ग्वालियर में रामतनु पांडे था इसका नाम। एक था मानसिंह, ये आमेर के राजा भारमल का पौत्र नाती था, भगवान दास इनका पुत्र था, लेकिन ये नौरतनों में भगवान दास शामिल नहीं हुआ था। अच्छा, ये सेनापति भी रहा था मानसिंह। तानसेन और मानसिंह और बीरबल, बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था और बीरबल के पिता भी कालपी नामक क्षेत्र के एक छोटी सी रियासत के राजा रहे थे। तो बीरबल भी एक राजा थे, एक राजा की उपाधि इन्हें भी दी गई थी। अच्छा, और हकीम मुकाम रसोई घर का प्रधान था अकबर के समय। और मुल्ला दो प्याजा, ये एक विद्वान था, मुल्ला दो प्याजा। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक जिले में हुआ था। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक जिले में हुआ था। और टोडरमल ये भी एक हिंदू था। हाँ, 4 हिंदू थे। 4 हिंदू पहले देखेंगे, तानसेन, मानसिंह, बीरबल और टोडरमल। अकबर के नौरतनों में से 4 जो रत्न थे, अकबर नौरतनों में से जो 4 रत्न थे वह हिंदू थे। हिंदू कौन कौन थे? तानसेन, मानसिंह, बीरबल और टोडरमल। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। इनके बचपन नाम रामतनु पांडे था। तानसेन ने मियाँ की टेढ़ी, मियाँ के राग तमाम इन्होंने कृतियाँ लिखी। तो तानसेन को अकबर ने कंठ भरण बाणी बिलास की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को कंठ, हाँ अच्छी गाता था, कंठ भरण वाणी बिलास, कंठ भरण वाणी बिलास की उपाधि दी। इसने रागदीप और रागमेघ नामक कृतियाँ भी लिखी। रागदीप बताया जाता है कि बताया जाता है कि तानसेन जब सितार बजाता था और गाया करता था तो उस समय दीपक बुझ जाते थे तो रागदीप गाया करता था, और जब बारिश हो जाती थी तो रागमेघ गाया करता था। फिर एक बार देखते हैं, तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन नाम रामतनु पांडे था। तानसेन को अकबर ने कंठ भरण वाणी बिलास की उपाधि दी थी। तानसेन को अकबर ने कंठ भरण वाणी बिलास की उपाधि दी थी। और तानसेन ने मियाँ की टेढ़ी, मियाँ की राग, मियाँ की सारंग, रागदीप एवं रागमेघ जैसी कृतियाँ लिखी थी। मानसिंह आमेर के राजा भारमल का नाती था, ये हिंदू था, ये अकबर के दरबार में सेनापति भी रहा था। फैजी, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, ये एक कवि थे। बीरबल, ये अकबर, इनका जन्म कालपी में हुआ था, ये भी एक राजा के पुत्र थे। हकीम हुकाम अकबर के दरबार में रसोई घर के प्रधान थे। मुल्ला दो प्याजा, ये एक विद्वान थे। टोडरमल भू राजस्व का अधिकारी था। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक जिले में हुआ था, वर्तमान में सीतापुर नामक जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था, ये जो टोडरमल रहे थे ये अकबर के दरबार में भू राजस्व व्यवस्था के प्रधान थे, भू राजस्व अधिकारी थे। इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था की 2 पद्धतियाँ दी थी। दहसाला पद्धति, हाँ इन्होंने दी थी दहसाला पद्धति, और इन्होंने दहसाला पद्धति, 2 पद्धतियाँ दी थी, दहसाला पद्धति और 2 पद्धतियाँ दी थी, दहसाला पद्धति और जप्ती प्रणाली। दहसाला पद्धति और जप्ती प्रणाली। टोडरमल अकबर के दौरान भू राजस्व का अधिकारी था। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। टोडरमल ने अकबर के दरबार में भू राजस्व की 2 पद्धतियाँ दी थीं, एक दहसाला पद्धति थी और एक जप्ती प्रणाली थी। अब्दुल रहीम खाना, ये बैरम खां और सलीमा बेगम का पुत्र था। अब्दुल रहीम खाना सलीमा बेगम और बैरम खां का पुत्र था, जो दरबार में नौरतनों में शामिल किया गया था। अबुल फजल, ये भी एक कवि और विद्वान था। अकबर ने दुर्गावती को पराजित किया था। दुर्गावती कालिंजर के शासक राजा कीरत सिंह की पुत्री थी। राजा कीरत सिंह की पुत्री थी। इसका विवाह गोंडवाना के शासक दलपति शाह से हुआ था। दलपति शाह की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो इसका 3 वर्षीय पुत्र होता है वीर नारायण। तो वीर नारायण को वहाँ का शासक घोषित कर देती है 3 वर्षीय पुत्र को, और उसकी संरक्षिका स्वयं बनती है।
सरिस्का स्वयं बनती है। तो अकबर इसे पराजित करने के लिए आसफ खां को भेजता है। आसफ खां के नेतृत्व वाली सेना को दुर्गावती को पराजित करने के लिए भेजता है। तो 1564 में आसफ खां को दुर्गावती 2 बार पराजित करती है। तीसरी बार पुनः जब आसफ खां जाता है तो दुर्गावती की हार हो जाती है। तो वह मैदान में ही अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो दुर्गावती के क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र को भी अकबर ने जीता था। अकबर ने महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी के कुछ किलों को जीत लिया था। मेवाड़ के क्षेत्रों के कुछ ज़िलों को जीत लिया था। उन ज़िलों में से महाराणा प्रताप ने पुनः वापस कर लिया था एक छापामार युद्ध के तहत और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने खोए हुए किलों को छापामार युद्ध में और दिवेर के युद्ध में पुनः वापस कर लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से हिंदू सेनापति था मान सिंह, और जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से मुस्लिम सेनापति था हकीम खां। ये हल्दी घाटी का युद्ध महज एक दिन में ही समाप्त हो गया था, जिसमें महाराणा प्रताप को यहाँ से बच के भागना पड़ा था, जिसमें हकीम खान ने यहाँ धोखा दिया था। हकीम खान यहाँ से भाग गया था। तो महाराणा प्रताप को झाला सरदार ने बचा के निकाल दिया था और झाला सरदार ने अपने आप को महाराणा प्रताप घोषित किया था।